हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 1 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, या फिर जिनको किसी और सीरीज के नोट्स परचेज करने हैं वो इसमें बजाय 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं इस पेपर के। तीसरे क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। इसमें है क्या, कॉम्पिटिटिव मार्केट हैज द डिमांड शेड्यूल, यानी कि इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो यहां पे वैसे डिमांड शेड्यूल है जो क्या है, प्राइस इक्वल्स टू 610 माइनस में 3Q। बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन है। एंड द सप्लाई शेड्यूल। और कई बच्चे कमेंट करते रहे भैया पेपर बहुत मुश्किल आ रहा है। मेरे को तो मैट्रिक्स के इन्वर्स के अलावा कोई चीज़ ज़्यादा मुश्किल लगी नहीं। ठीक है, तो सप्लाई शेड्यूल जो है मतलब जो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत दे सके, बाकी तो वही है, सबसे सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। और सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई शेड्यूल है प्राइस इक्वल्स टू 50 प्लस में 4Q। तो ये आ गया। तो वेयर पी इज मेजर्ड इन रुपीज़, जहाँ पे हम प्राइस को रुपीज़ में मेजर करते हैं। फाइंड द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। हमें इक्विलिब्रियम वैल्यू निकालनी है प्राइस की भी और क्वांटिटी की भी। तो दोनों चीज़ निकालते हैं। पहले हम समझते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। हम सब जानते हैं किसी भी इकोनॉमी में दो तरह की कंडीशन होती हैं, एक तो इक्विलिब्रियम, दूसरा डिसइक्विलिब्रियम। अब बात इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मार्केट में डिमांड जितनी हो उतनी ही सप्लाई भी हो रही हो, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। लेकिन सपोज करो अगर कभी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए या फिर कभी डिमांड सप्लाई से कम हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशंस। और इकोनॉमी के लिए दोनों ही हानिकारक है। अगर डिमांड सप्लाई से फालतू हो गई तो मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा, और अगर डिमांड सप्लाई से कम हो गई तो मार्केट में डिफ्लेशन क्रिएट हो जाएगा, और दोनों ही मार्केट के लिए खराब है। तो इसलिए मार्केट में जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं ना, तो वो केस होता है मार्केट में इक्विलिब्रियम का। तो हमारे पास डिमांड का फंक्शन भी है, हमारे पास सप्लाई का फंक्शन भी है। तो क्या यहां से मैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या फिर प्राइस नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं, दोनों को बराबर रख दो। तो मैंने क्या देखा कि यहां पे लिख देना इन इक्विलिब्रियम डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। तो डिमांड जो है सप्लाई के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारा 610 माइनस में 3Q बराबर किसके आएगा, 50 प्लस में 4Q। अब ये बच्चा सोल्व कर देगा। छठिया क्वेश्चन छठी का बच्चा भी कर देगा ये सोल्व इसे, है ना। कि भी जो बच्चा घूम रहा हो ना, तुम किसी बच्चे को पकड़ लेना जो 6th क्लास में गया, भैया इसे सोल्व करना, वो आराम से सोल्व कर देगा। इसे कैसे सोल्व करेगा, देखो हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे तो Q वेरिएबल है, मैं Q वालों को एक तरफ कर लूंगा और जो कॉन्स्टेंट वो एक तरफ कर लूंगा। तो मैंने Q वालों को एक तरफ कर लिया, तो 4Q वहाँ पे छोड़ दिया। 3Q यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ क्या हो जाएगा, 3Q पॉजिटिव हो जाएगा। सबको पता है ना, कोई चीज़ यहाँ पे इस तरफ नेगेटिव होती है, उस तरफ क्या हो जाती है, पॉजिटिव। मैथ का फंडामेंटल रूल होता है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे माइनस में हो जाएगी प्लस क्यों है, प्लस क्यों जाएगी, और अगर यहाँ पे प्लस में हो जाएगी माइनस क्यों जाएगी। और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाती है, और डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में जाती है। सिंपल सा रूल है ये। तो यहाँ पे कितना आया, 610, 50 यहाँ के माइनस का हो जाएगा। अब 4Q प्लस 3Q क्या हो जाएगा, 7Q। 610 माइनस 50 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 560। अब यहाँ से Q की वैल्यू आराम से आएगी 560 डिवाइड बाय 7, कितना हो गया, 7 8 56, 80। तो हमारे पास क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 80, यानी कि Q हमारे पास कितना हो चुका है, 80। अब क्वांटिटी 80 आ गई, मुझे निकालना क्या है, एक तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो भाई देखो क्वांटिटी हमारे पास, क्वांटिटी हो चुकी है 80, प्राइस और निकालना है। अब प्राइस तुम कहीं से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ निकाल लो, मतलब Q की वैल्यू चाहे आप यहाँ पे रखो चाहे आप यहाँ पे रखो, दोनों सेम ही आएगा, कहीं भी रखना। मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो प्राइस की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी, 610 माइनस में 3Q। अब मेरे पास Q तो है ही, कितना है Q, 80। 80 से कितना हो गया, 80 थी होता 240, 610 माइनस 240, 0 में 0 क्या 0, 11 में 4 गए 7, यहाँ पे रह गया 5, 5 में 2 7, कितना, अरे रे क्या कर रहा हूँ मैं ये, हाँ 5 में 2 गए 3, सॉरी 370 आएगा, 370 आ गया। और अगर मन करे यहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा दोनों जगह से, चेंज नहीं आएगी वैल्यू में किसी प्रकार का, क्योंकि हमने दोनों को बराबर रख के ही Q की वैल्यू निकाल ली है। तो चाहे मैं Q की वैल्यू यहाँ रखूँ चाहे यहाँ रखूँ, आंसर सेम ही आएगा। 50 प्लस में 4Q, Q हमारे पास था 80, 80 चौक कितना होता है, 80 चौक 320 प्लस 50, और जोड़ना सबको आता ही होगा, है ना, इतने बड़े हो गए आप लोग, कॉलेज में आ गए, अभी भी जोड़ना नहीं आ रहा यार, ये तो फिर गनीमत की बात हो जाएगी। 320 प्लस 50 कितना हो गया, 370। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, 370। हमें समझ था फाइंड इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ P एंड Q, दोनों चीज़ निकाल ली है। इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ P थी हमारे पास 370, और इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी हमारे पास है 80। यहाँ पे रुपीज़ लगा लेना,
है ना, उसने बोला ना खर्चा रुपीज़ में है, मतलब प्राइस रुपीज़ में है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, सिंपल सा, वो हो गया है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसको पहले जो उतारना है यहाँ से उतार ले, फिर हम देखेंगे वो वाला क्वेश्चन। तो उतार सकते हो मैट्रो बोर्ड के सामने से, इसका सॉल्यूशन नोट कर लो आप लोग। चलो फिर अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट कर देंगे, पर तीनों पार्ट के जो नंबर है वो ऐसे हैं 3 4 4, यानी कि फर्स्ट पार्ट के 3 नंबर, सेकंड पार्ट के 4 नंबर और थर्ड पार्ट के वो भी 4 नंबर। तो देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 4 नंबर दे रहे हैं ये क्वेश्चंस, इतने आसान क्वेश्चन। देखो कैसे, देखो अब जो बोला गया डिफरेंशिएट द फंक्शन। अब बात है डेरिवेटिव करना है इसका। अब डेरिवेटिव वही बच्चा कर पाएगा जिसको डेरिवेटिव के फंडामेंटल्स आते होंगे, जिनको डेरिवेटिव के रूल्स नहीं पता होंगे, जिनको डेरिवेटिव के फॉर्मूले नहीं पता होंगे, उनसे डेरिवेटिव नहीं होने वाला, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो बाएं हाथ का खेल नहीं है। उनके लिए है जिनको फॉर्मूले याद है, जिनको रूल्स याद है, ठीक है, वो डेरिवेटिव आराम से इजीली करेगा, और बहुत ही इजी डेरिवेटिव यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब देखो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, y बराबर है 3x स्क्वायर माइनस में 10x क्यूब और माइनस में 0.2x की पावर 4। अब उसका डेरिवेटिव कर रहा है फर्स्ट पार्ट का। तो भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाय dx, ठीक है, y का 1 तो होता है इनटू में dy बाय dx। मतलब ये डेरिवेटिव क्यों आया, देखो y का डेरिवेटिव जब भी जबरदस्ती कराएंगे ना x के रिस्पेक्ट में, तो होगा तो y x का होता है, तो y का भी 1 ही हो जाएगा, पर इनटू में dy बाय dx। ऐसे सपोज करो अगर u होता, तो मैं क्या करता u का, अगर u का डेरिवेटिव अगर हो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, u का 1 तो हो जाएगा इनटू में du बाय dx, अगर v हो तो v का भी 1 तो हो जाएगा इनटू में dv बाय dx, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव ना 1 क्यों होता है, क्योंकि वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा होता है। अगर यहाँ पे u का डेरिवेटिव करता है u के रिस्पेक्ट में, तो v 1 आता, पर यहाँ पे हो क्या रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, ये एक दिक्कत हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे देखो y का डेरिवेटिव करें x के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए क्या है dy बाय dx। अगर ये भी y के रिस्पेक्ट में होता तो मैं 1 लिख देते। तो अब आगे देखो, तो ये 1 इनटू dy बाय dx को dy बाय dx हो जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अब 3x क्या है, तो मैंने आपको चीज सिखाई थी, अगर कभी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो डेरिवेटिव करते वक्त किसी भी वेरिएबल के, तो वो u का u रहता है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा u का u। हम करेंगे सिर्फ इसका डेरिवेटिव x की पावर 2 का। अब जिनको x की पावर डेरिवेटिव करनी है, तब मैं थोड़ा याद दिलाता हूं भाई, फॉर्मूला होता है x की पावर n के डेरिवेटिव का, कि कभी भी अगर जिंदगी में तुम्हारे सामने x की पावर n नजर आ जाए, यानी कि n का मतलब कुछ भी पावर में कुछ भी हो, 50 100 500 1000 5 लाख 5 करोड़ कुछ भी हो, अगर x की पावर n हो तो वो n उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पे जब पावर यहाँ पे 2 है तो 2 उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। अब 2 में से 1 होगी पावर कम, तो 2 में से 1 होगी तो गई, 1 गया तो 1 बच गया सिर्फ, तो ये हो गया। अब 1 पावर में लिखो चाहे क्या फर्क पड़ता है, जो भी बनी रहेगा खत्म। ऐसे भी यहाँ पे 10 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में u का u रहेगा, फिर से क्या आ गया x की पावर 3, वही वाला सेम फॉर्मूला घिसा पिटा सा, ठीक है, कि 3 उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 3 में से क्या 2 तो बचेगा, चलो 2 और रहेगा। सेम ऐसे यहाँ पे 0.2 है, क्या है कांस्टेंट, वही मल्टीप्लाई में तो ये रहेगा, x की पावर 4 का फिर से वही 4 उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 4 में से 1 गया 3 बचेगी। देखो ये देखो, जब मैं सॉल्व करूंगा इसे 3 2 कितना हो जाएगा 6x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 3 30x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8x क्यूब। ये हमारे पास बनेगा हमारा फाइनल आंसर। हम अब इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, कई जने ये भी प्लस माइनस कर देंगे, अरे मेरे भाई हमने पॉलिनोमियल में सीखा था कि अगर कभी भी वेरिएबल की चीजों को प्लस माइनस करना होता है तो उनकी पावर सेम होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे सबकी पावर अलग है, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, कैसे कैसे हो जाएगा। तो सेम पावर वाली चीजें सेम पावर वालों से प्लस माइनस होती है, तो यहाँ इन्हें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, वरना 3 नंबर तो फ्री के मिल रहे हैं ना, उसी यूं गवा दोगे। अब आगे देखो बी पार्ट इसका, तो फर्स्ट पार्ट आसानी से हो गया हमारा। बी पार्ट देखते हैं, तीनों पार्ट आसान। बी पार्ट में क्या है, उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप 6x के, हमने बोला डेरिवेटिव नहीं बोला स्लोप निकाल दे। अब कई बच्चे यहाँ पागल हो जाएंगे, अरे भैया क्वेश्चन आ गया है स्लोप कैसे निकालेंगे। अरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एग्जांपल था ये, मतलब एप्लीकेशन डेरिवेटिव टॉपिक ये भी होता है कि अगर कभी भी किसी फंक्शन का स्लोप निकालना उसका डेरिवेटिव कर दिया करो, क्योंकि डेरिवेटिव करने बहुत सी चीजें निकाल पाते हैं हम। उसमें से एक चीज ये भी है कि अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो उसका स्लोप मौजूद हो जाता है। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है और अगर हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो स्लोप आ जाएगा। तो बस ये रहा फंक्शन 6x² माइनस 0.5x³, जैसे ही आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप निकालते हैं इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से वही रद्दी सा फॉर्मूला लेगा डेरिवेटिव का, y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाय dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव हम लोगों ने जबरदस्ती करवाया है ना, मजबूरी थी हमारी y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना, तो इसलिए हमें क्या आएगा dy बाय dx होगा, तो y का 1 इनटू dy बाय dx। अब 6x² माइनस 0.5x³, 6 क्या है कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, जो का रहेगा। जब मैं करूंगा x की पावर 2 का डेरिवेटिव तो कैसे होगा, फिर से वही x की पावर n वाला फॉर्मूला, वो क्या कि 2 उधर के नीचे आएगा, ऊपर पावर तो हो जाएगी,
पावर कम हो गई, क्या बच गई 1। ऐसे यहाँ पे 0.5x क्यूब है, x की पावर 3 के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई 3x स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा 6 दूनी 12x, यहाँ पे हो गया 0.5 इंटू 3 कितना होता है 1.5x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर इसका है डिवाइड बाय dx का। लेकिन जो बोला क्या है कि स्लोप तो आ गया हमारे पास, डेरिवेटिव के लिए स्लोप मौजूद हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना। तो कभी भी बोले स्लोप निकाल दो या फिर टेंजेंट का स्लोप निकाल दे, तब भी हम डेरिवेटिव ही करते हैं यूज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अगर मुझे स्लोप तो निकाल हमने, देखिए बोला क्या x बराबर 10 पे निकालना था, इसका मतलब करना क्या है लास्ट में x की टाइम पुट कर देना, बस इतना सा काम करना है। तो dy by dx u का u हम निकालेंगे dy by dx at x equals to 10, इसको ऐसे लिखते हैं, लाइन खींच के x equals to 10। अब जब x का 10 रखूंगा मैं यहाँ पे, तो इसका 12 x की जगह 10 माइनस 1.5 10 का स्क्वायर 120 1.5 इंटू 100। देखो एक जीरो से पॉइंट गायब, क्योंकि पॉइंट आगे वहां होता है। अब ये समझ लो कि पॉइंट को हटाऊंगा, अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे क्या लिखूंगा, एक के बाद एक जीरो, पॉइंट से पॉइंट करके 150 आ गया। अब 120 माइनस का 150, अब 120 में से गए 150, भाई छोटी में से बड़ी वाली माइनस हो रही है, और जब 150 में से तो 20 जाएगा तो 30 घटाएंगे तो 150 में से 120, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्यों क्योंकि छोटी में से बड़े वाली माइनस करिए तो माइनस का आंसर आता है -30। अरे या फिर ये समझ लो कि हमेशा बड़े वाले का सिंबल लगाते हैं, तो बड़े वाला है 150 और 150 सिंबल है नेगेटिव, तो -30 लगा दिया, खत्म। इतना आसान क्वेश्चन था। ए पार्ट भी कर दिया, डेरिवेटिव सिंबल डेरिवेटिव था, बी पार्ट वही सेम फॉर्मूला x की पावर n वाला जो वहां पे लिखा था, वही की साइड का फॉर्मूला यूज करा है दोनों क्वेश्चंस में। अब आते हैं तीसरे और आखिरी पार्ट पे, इसके साथ हम इस वीडियो को पॉज कर देंगे। हमारे 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी इस पेपर के, और देखो यहाँ पे है क्या टोटल रिवेन्यू। अब टोटल रिवेन्यू है क्या हमारे पास 80q माइनस में 2q स्क्वायर, तो मैंने निकालना क्या है यहाँ पे फंक्शन में मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है। अब टोटल रिवेन्यू गिवन है, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, तो क्या करेंगे फिर से डेरिवेटिव। अब एक बात पूरी सुन लेना, टोटल रिवेन्यू गिवन हो, मार्जिन निकालना हो तो डेरिवेटिव, टोटल कॉस्ट गिवन हो, मार्जिन कॉस्ट निकालना हो तो भी डेरिवेटिव, टोटल प्रॉफिट गिवन हो, मार्जिन प्रॉफिट निकालना हो तब भी डेरिवेटिव, क्योंकि जब भी किसी भी चीज का मार्जिनल निकालना हो डेरिवेटिव कर दो, मार्जिनल आ जाता है, ठीक है। बस ये चीज जानना, टोटल रिवेन्यू गिवन है। अब जिनको नहीं पता रिवेन्यू क्या होता है थोड़ा सा पता है तो, है ना। टोटल रिवेन्यू का मतलब होता है कि एक बिजनेस में जो भी वो गुड्स और सर्विस सेल कर रही है, उसे बेचने के बाद कितना पैसा कलेक्ट हुआ, उसे बोलते हैं टोटल रिवेन्यू, ये चीज ध्यान रखना। अभी आ गया, अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और जब मैं करूंगा क्यू के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, तो टोटल रिवेन्यू का डेरिवेटिव हो रहा है क्यू की वजह से। तो देखो 80 क्यू क्या होगा, अब यहां समझना 80 क्या है कांस्टेंट, 80 क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वो यूं रहता है, हम करेंगे क्यू का डेरिवेटिव पर। जैसे x का 1 होता है, x का 1 क्यों होता है, क्योंकि डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे यहां पे देखो ना y का मैंने 1 किया था पर इनटू में लिखा था डिवाइड बाय dx, पर यहां पे तो q का डेरिवेटिव है, q के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 ही होगा, सिर्फ सिंपल, कुछ नहीं आएगा मल्टीप्लाई में, और यहां पे क्या आएगा 80 * 1 80, और 2 क्या है कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा। अब मैं q स्क्वायर करूंगा डेरिवेटिव, अब जब इसका डेरिवेटिव कैसे करूंगा मैं, ये ना फॉर्मूला आ गया वो, ये निकम्मा अब काम आएगा ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 उधर के नीचे आएगा, फिर से वही सेम घिसा बेटा फॉर्मूला, 2 उधर के नीचे आएगा, ऊपर पावर कम हो गई, तो यहाँ पे आ गया 80 * 180, तो 2 * 4 4q। तो ये आपका क्या आया है टोटल रिवेन्यू से मार्जिनल रिवेन्यू, ये आपका आ चुका है मार्जिनल रिवेन्यू का फंक्शन। हमें सिर्फ फंक्शन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। और एक बात बता दूं, अगर इसी सेम क्वेश्चन आपको ये बोला होता कि आपको मार्जिनल रिवेन्यू भी निकालना है और सपोज तो आपको निकालना है एवरेज रिवेन्यू भी, तो एवरेज का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल रिवेन्यू, टोटल का मतलब सारा रिवेन्यू, एवरेज का मतलब पर क्वांटिटी से कितना रिवेन्यू आया है। और अगर आपको पर क्वांटिटी से रिवेन्यू निकालना है तो बता रहा हूं एवरेज रिवेन्यू का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। मतलब अगर मैं टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो आपका एवरेज रिवेन्यू मौजूद हो जाता है, उसका फंक्शन मौजूद हो जाएगा। अब देखो टोटल रिवेन्यू ये रहा 80q माइनस में 2q स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दूं इससे क्वांटिटी से, आपका क्या आ जाएगा एवरेज रिवेन्यू आ जाएगा। अब मैं कर दूंगा सेपरेट, एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन, तो इसके अपॉन में आएगा तो 80q डिवाइडेड बाय q माइनस में, तब इसके अपॉन में आएगा तो 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय q। और देखो ध्यान से q से q खत्म, इस q से ये वाला q खत्म, क्या आंसर आया 80 माइनस में 2q, 80 अच्छा 80 बचेगा ना, कुछ भी तो कट गया, 80 माइनस में 2q, ये हमारा बचेगा फाइनल आंसर इसका एवरेज रिवेन्यू के फंक्शन के लिए। तो मैंने आपको मार्जिन निकालना भी सिखा दिया, लगे हाथ एवरेज निकालना भी सिखा दिया, ठीक है। तो जो भी निकालना हो
वो आप समझ लेना। वैसे मैंने आप लोगों को सीरीज के अंदर सारी चीज़ समझाई हुई है यार, इस सीरीज में तो मैंने क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, तभी तो वीडियो 74 प्लस पहुंच गई है। इतनी बड़ी सीरीज भी नहीं थी, फिर भी इतने सारे क्वेश्चन करवाए मैंने आप लोगों को, टॉपिक वाइज क्वेश्चन का आंसर मैंने करवाए हुए थे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है एग्जाम में अगर आपने हर एक वीडियो को तरीके से पढ़ा है, तरीके से समझाया तो, ठीक है। और बाकी कई बच्चे कैलकुलेशन को लेकर मिस्टेक बताते हैं कि भैया आपने ये क्यों ले लिया, तो वो आप चेक कर लिया करो, वो थोड़ा बहुत कई बार हो जाता है कैलकुलेशन, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ, ठीक है, तो वो होती है गलतियाँ, है ना, इंसानों से होती हैं, तो मिस्टेक हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो बाकी तो मैं कोशिश करूँगा कि कहीं भी गलती ना हो। तो अब इसको जो उदाहरण उतार लो मैं बोल सामने से, ठीक है। मिलेंगे वीडियो में जहाँ मैं बात करेंगे इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उदाहरण बता सकता है मैं बोल सामने।